प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का किया ऐलान। कहा, जिस स्थान पर उतरा था चंद्रयान 2 उसे तिरंगा पॉइंट और जहां चंद्रयान 3 उतरा है उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए चंद्रयान महाअभियान को बताया पूरी दुनिया की सफलता। कहा, आज दुनिया हमारी तकनीक का, हमारी वैज्ञानिक सोच का लोहा मान चुकी है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचकर चंद्रयान 3 मिशन की टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक। कहा, भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए वाराणसी में चल रही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, संस्कृति के संरक्षण के लिए कर रहे हैं प्रौद्योगिकी का प्रयोग। बैठक के अंतिम दिन आज घोषणा पत्र भी होगा जारी। खेल की खबरों में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एचएस प्रणय खेलेंगे पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल। थाईलैंड के कुनलावत विदितसान से होगा मुकाबला। प्रणय ने क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड विक्टर एक्सेलेंसन को हराकर पदक किया था पक्का। और स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक के फाइनल में बनाई जगह। 88.77 मीटर थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। रविवार को होने वाले फाइनल के लिए डीपी मनु और किशोर जैना ने भी किया क्वालिफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु का रुख किया। वे सीधे इसरो सेंटर पहुंचे। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इसरो प्रमुख को गले लगाकर पीठ थपथपाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में बताया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कार्यप्रणाली को एक मॉडल के जरिए दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बाद में संबोधित भी किया। हॉल में वैज्ञानिकों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री लगातार वहां पर ताली बजाकर इसरो और देश के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता पर उत्साह को बढ़ाते रहे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गुंजायमान होता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की खुशियां आप सभी से मिलकर दोगुनी हो गई हैं। ऐसी खुशी के अवसर पर बिरले ही आते हैं और उन्होंने कहा कि आप सब से मिलने के लिए यहां पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुबह सुबह आप सभी को परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये पल बहुत ही बड़ा है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके
दर्शन करना चाहता था। और वहीं उन्होंने वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि देश को जिस ऊंचाई पर वैज्ञानिकों ने पहुंचाया है, ये असाधारण है। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। और चंद्रमा पर भारत का होना राष्ट्रीय गर्व की बात है। अब भारत नए तरीके से सोचता है। इंडिया इज ऑन द मून। We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। और वहीं उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की ये क्षमता स्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत ने चंद्रमा के डार्क जोन पर जाकर रोशनी की है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिस जगह विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को
शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान की सफलता इतनी आसान नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना और ये उपलब्धि युवाओं को प्रेरित करेगा। एक पीढ़ी इस सफलता को आगे लेकर जाएगी। इसलिए 23 अगस्त अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। और उन्होंने महिला वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने महिला वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की और कहा कि मेक इन इंडिया अब चांद तक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार इसी अहम विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द लौटते हैं। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज जो कुछ भी कहा वो कहीं ना कहीं जो कीर्तिमान भारत ने रचा है, भारत के वैज्ञानिकों ने रचा है, वो साफ तौर पर पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती छवि को दिखाता है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं स्पेस विशेषज्ञ अजय लेले जी, जो कि हम एक्सपर्ट हैं, और उन्हीं से अब हम उनका रुख करते हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ऐसे में आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रबल होती हुई नजर आई है और ऊर्जा भरती हुई नजर आई है उन वैज्ञानिकों की, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने जो काम किया कहीं ना कहीं पूरे देश का, पूरे विश्व में जिस तरह से जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय के लिए अगर हम देखें तो किस तरह से और ज़्यादा क्षमताएं और ज़्यादा संभावनाएं आपको स्पेस सेक्टर में नजर आती है, जब इसरो इसमें और ज़्यादा प्रबल दावेदारी अपनी पेश करता हुआ नजर आ रहा है? मैं शुरुआत करूंगा कि जैसा कहा गया था कि एक अमर क्षण है जी। और ये अमर क्षण जो 23 अगस्त को हुआ था, उसके बाद इसरो का जो सफर होगा मेरे विचार से वो काफी मोटिवेटेड होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनको काफी सारा मोटिवेशन मिल रहा है। और अगर हम इसरो का पूरा जर्नी देखें पिछले 3-4 दशक का, तो ये काफी जर्नी उत्साहवर्धक है, मोटिवेशनल भी है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है ये बहुत सिस्टमैटिक जर्नी है। जैसा अगर हम चांद का प्रोग्राम ही देखें, हमने 2008 में चंद्रयान 1 का परीक्षण किया था और अब 17 साल के बाद हम चंद्रयान 3 तक पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम होगा उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि हमने अब एक न्यू स्पेस पॉलिसी लाई है। हमने अब स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। इसरो ने अब ये डिसाइड किया है कि इतने दिन इसरो का जो एक स्पेस मार्केटिंग में भी सहभाग था, उसके ऊपर अब वो खाली रिसर्च में केंद्रित करेंगे। उनका पूरा विश्लेषण करने का, उनके पूरे प्रयोग करने का जो तरीका है वो खाली साइंस के ऊपर केंद्रित रहेगा, और बाकी सारी चीजों होगी वो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी 2000 अभी अप्रैल महीने में ही हमने स्पेस पॉलिसी की है। उस स्पेस पॉलिसी के तहत काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं, और ये कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इंडिया एक एफडीआई की पॉलिसी भी लाएगा, जिसको स्पेस में और ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा और प्राइवेट सेक्टर और मजबूती से काम कर सकता है। अगर हम इसरो के प्रोग्राम का जिक्र करें तो सितंबर 2 को ही इसरो एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन लेके जा रहा है, जिसका नाम है आदित्य L1 जी। ये मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दिनों में हम चांद की बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट मंथ के शुरुआत से हम सूर्य की बात करने लगेंगे, बिकॉज ये हमारा मिशन सूर्य की तरफ जाएगा। वो सैटेलाइट का लॉन्च 2 सितंबर को होगा, लेकिन वो एक पोजीशन है जिसको L1 बोलते हैं, लैग्रांजियन पॉइंट बोलते हैं। वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। उसको वो पॉइंट तक जाने के लिए कम से कम तो हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, इसकी वजह से उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क वापस से साधने की। तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां वो देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो बातें कही हैं कहीं ना कहीं वो इसरो को और ज़्यादा बल देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देश का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से करते रहे हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर जिस तरह की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशना है, और साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को और कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि अजय लेले जी, जो कि स्पेस एक्सपर्ट हैं, वो अभी बता रहे थे कि अब चांद के बाद सूरज की भी तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में जो प्रोजेक्ट है वो आदित्य L1 है, और तमाम वहां पर भी जो तकनीकी चीज़ें हैं उसको भी बहुत गौर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चांद के बाद जब सूरज की तैयारी है, जैसा कि उन्होंने खुद बताया, और किस तरह से अब जो न्यू स्पेस पॉलिसी है वो कैसे रंग लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ा कीर्तिमान रचते हुए जिस तरह से चंद्रयान 3 ने वहां पर लैंडिंग की, और उसके बाद से एक बल जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आत्मविश्वास है वो और ज्यादा प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब चांद के बाद सूरज की भी तैयारी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में तमाम बड़ी सारी बातें कही, तो उसमें तमाम बातों पर उन्होंने फोकस भी किया कि किस तरह से ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था इसको पूरा किया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया, तो ऐसे में भारत ने जब वहां पर लैंड किया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक बात निकलकर सामने आई, और कहीं ना कहीं एक बड़ा कीर्तिमान इतिहास रचता हुआ भारत नजर आया। और यही वैश्विक पटल पर तमाम जो बड़ी चीजें हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बातें कहीं। जिस तरह से विक्रम लैंडर ने जो टचडाउन किया था उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस तरह की बातें कही, और
सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना और उपलब्धि युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेगा, इस पर भी खास फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। और आइए अब बात कर लेते हैं G20 बैठकों की। G20 समिट के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई प्लान तैयार किए हैं। देश के साथ साथ विदेशी एजेंसियों के साथ भी दिल्ली पुलिस संपर्क में रहेगी। दिल्ली के 10,000 से ज्यादा जवान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। G20 समिट में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से लेकर विदेशी मेहमानों के होटल और भारत मंडपम तक सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी। दिल्ली पुलिस के आईपीएस अफसरों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें G20 समिट की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगी। दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज्यादा जवान दिन रात सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में जिन जगहों पर विदेशी मेहमान जाएंगे वो पूरा इलाका सीसीटीवी से लैस रहेगा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से संवेदनशील जगहों पर निगाह रखी जाएगी। G20 का समिट दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली पुलिस भी बहुत इसमें प्राइड महसूस कर रही है कि इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो बहुत सारे इलेबोरेट प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। एक नंबर से जहां से वह लैंड करेंगे IGI एयरपोर्ट पर, वहां से उनका कारकेड है जब उनको लेके उनके प्लेस ऑफ स्टे पर जाएगा, वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसके बाद प्लेस ऑफ वेन्यू का। दिल्ली पुलिस लगातार इसके लिए रिहर्सल भी कर रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है। सुरक्षा की बात करें तो बायोकेमिकल वेपन से लेकर मिसाइल हमलों तक से सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। सम्मेलन के दौरान 24 घंटे दिल्ली में हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। प्रगति मैदान में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम रहेगा। दिल्ली और गुरुग्राम के कई होटलों की छत पर हेलीकॉप्टर रखने की व्यवस्था रहेगी। जिन होटलों में कंट्री हेड ठहरेंगे वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी डीसीपी की रहेगी। दिल्ली यमुना के इलाकों पर पुलिस की पूरी निगाह रहेगी। 8, 9 और 10 सितंबर को आसमान में हेलीकॉप्टर समारोह स्थल से लेकर पूरे रूट पर निगाह रखेंगे। दिल्ली से लगे राज्यों के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की विशेष निगाह रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई स्तर पर और कई प्लान दिल्ली पुलिस के पास रहेंगे। बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो और बहुत सारे डेलीगेट्स। तो इन सभी को कैटर करने के लिए बहुत सारी फोर्स भी लगी हुई है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इस तरह से किया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के ज़्यादातर संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी निगाह रखे हुए है ताकि कोई माहौल खराब करने या भड़काने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत लगाम लगाई जा सके। G20 समिट के दौरान सुरक्षा के ऐसे इंतजाम होंगे जो आपने न पहले कभी देखे होंगे और न कभी सुने होंगे। आसमान से लेकर जमीन तक, बायोकेमिकल वेपन से लेकर मिसाइल अटैक तक से निपटने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 30 से 40 ऑफिसर देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के भी लगातार संपर्क में हैं ताकि इस ऐतिहासिक मौके पर किसी भी तरह की चूक ना हो। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और वाराणसी में चल रहे G20 के संस्कृति कार्य समूह व संस्कृति मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए कहा कि बुद्ध ने अपना पहला संदेश यहां दिया। हमें अपने संस्कृति पर गर्व है और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। We in India are very proud of our eternal and diverse culture. We also attach great value to our intangible cultural heritage.
We have been working hard to preserve and revitalize our heritage sites. We have mapped our cultural assets and artists not just at the national level, but also at the level of all villages in India. We are also building several centers to celebrate our culture. Prime among them are the tribal museums in different parts of the country. These museums will showcase the vibrant culture of India's tribal communities. विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के एचएस प्रणय पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। सेमीफाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त प्रणय का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थाईलैंड के कुनलावत विदितसान से होगा। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर एक्सेलेंसन को शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ ही प्रणय ने एक पदक भी पक्का कर दिया। वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पुरुष खिलाड़ी हैं। वहीं कुल मिलाकर ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का 14वां पदक है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।